जी सर। त्रिपुरंतकारी भानुसती भूमि सुतो ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानुसती भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सारे ग्रह ज्योतिष सिद्ध करा भवंतु। अपन ने हम सब ने कल कुछ शुरुआती अध्ययन किया था, जिसमें हमने अनंत के बाद ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के बाद सौरव्रत का अध्ययन किया और सौरव्रत को जाना कि वो एक 360 डिग्री का एक गोला है जो अंडाकार रूप लिया हुआ है और जिसकी टोटल मोटाई 18 डिग्री है, 9 डिग्री नीचे और 9 डिग्री ऊपर, यानी पृथ्वी से 9 डिग्री नीचे और 9 डिग्री ऊपर है। और उस भचक्र को ही हमारे ऋषियों ने हमारे हित के लिए और उसको राशि चक्र में स्थापित कर लिया। ये हमने कल जाना था, जिसकी डिटेल चर्चा अपन ने कल की थी। आज मैं और उस भचक्र को जो उन्होंने राशि चक्र में बनाया, सबसे पहले उसको भाव चक्र स्थापित किया। मैंने जैसे आपको कहा था कि भाव स्थिर है, भाव नहीं बदलते हैं, तो उन स्थिर भावों को किस प्रकार बनाया गया है वो मैं आपको समझाता हूं। उस पर आज मेरा क्लास का अब से जो क्लास होगी, अब से जो बातचीत होगी, वो आपके अंदर ज्योतिष के प्रति उत्साह उत्पन्न करना शुरू करेगी। आज से आपको रोज ये लगेगा कि हमको कुछ सीखना चाहिए, कुछ करना चाहिए। आप चीजों को स्थापित करना सीख जाएंगे, आप भावों को देखना शुरू कर देंगे, आप भावों से कुछ समझना शुरू कर देंगे और आपको आनंद की अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। और मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपको भावों को बहुत ही विस्तृत रूप में समझा पाऊं, बहुत ही विस्तृत रूप में समझा पाऊं। फिर उन भावों में मैं राशि स्थापित करूंगा और उसके आधार पर एक काल पुरुष की कुंडली का चित्रण किया जाएगा। अभी आज मेरा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ भाव पर है ना। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, भाव स्थिर है, भाव नहीं बदलते हैं और उनके कारकत्व भी स्थिर है ना। तो वो मैं आज भावों पे बात करूंगा आपसे। तो जो हमारा भचक्र है उसको हम सब जानते हैं कि 30-30 डिग्री के हिसाब से 12 भागों में विभाजित किया गया। सर्वप्रथम उनको भाव का नाम दिया गया। तो ये हमारा हमारी कुंडली है। इसको आज आप बिल्कुल मन से और बिल्कुल ध्यान से सुनना। हमने ये भाव स्थिर हैं, ये पहला भाव है, ये मैं लिख रहा हूँ, ये राशि नहीं है, ये भाव है। ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है, ये चौथा भाव है, ये पांचवा, ये छठा, सॉरी ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ये 12 भाव हैं और हर भाव का विस्तार जो है वो 30 डिग्री का है। हर भाव का विस्तार 30 डिग्री का है। इसको अभी से आप दिमाग में रखना। जब मैं भाव मध्य समझाऊंगा तब आपको ये 30 डिग्री का महत्व पता चलेगा, ये फैलाव कहां से कहां तक होगा। उस समय आपको ये चीज क्लियर होगी। तो ये 30 डिग्री का फैलाव है। फैलाव का विस्तार मैं नहीं बता रहा हूँ अभी। अभी मैं मान रहा हूँ कि जो लगन बनता है वो भाव मध्य पे बन रहा है, मतलब 15 डिग्री पे बन रहा है। तो ये पूरा 30 डिग्री का फैलाव है ना। इस क्रम को क्यों बनाया है, उससे पहले मैं आपको इन भावों के कारकत्वों पे ले जाना चाहता हूँ, है ना। देखिए, जैसा मैंने पहली क्लास में बताया था कि हमारा जो जन्म है, जो आधान लगन है, यानी जिस दिन हमारा निषेचन हुआ है ना। निषेचन का मतलब आप अच्छी तरह समझते हैं कि रज की जब शुक्राणुओं से मिलन होता है, स्त्री जब पुष्पिणी होकर जब उनमें एग फर्टिलाइज हो जाता है और उसका एग का जो फर्टिलेशन होता है, जो शुक्राणुओं से मिलन के बाद जो उनका फर्टिलेशन होता है, वो टाइम आधान लगन कहलाता है। पहले जैसे मैंने बताया था कि हमारे जो 16 संस्कार थे, उनमें गर्भाधान भी एक संस्कार था जिसको बहुत ही तरीके से संपादित किया जाता था।
तो ये वो आधान लगन स्थापित करना बहुत आसान था, लेकिन आज वो संभव नहीं हो पा रहा। तो आज हमने क्या किया उसको कि उसको जन्म पे ले लिया। अब जन्म भी 3 प्रकार का कहा गया है कि 3 लोग 3 प्रकार से देखते हैं। पहला देखते हैं कि बच्चा का जैसे सिर बाहर आएगा तो उस टाइम को नोट करना चाहिए। दूसरी व्यवस्था ये है कि बच्चा बाहर आने के बाद जो उसकी पहली आवाज निकलेगी उसके आधार पर मानना चाहिए। तीसरा ये कहते हैं कि वो आकर जब पृथ्वी पे टच हो जाए तो उसको मानना चाहिए। ये अलग अलग है, लेकिन इतनी डीपली हमको जाने की जरूरत नहीं है। जब हम बहुत प्रिसाइज बात करेंगे, जब सेकेंडों और कुछ मिनटों के अंतर पे परिणाम परिवर्तित होते होंगे, जब हम षोडश वर्ग में सेटियंस पे आएंगे, जब उस चीज पे बात करेंगे। अभी यानी कि बच्चे ने जैसे जन्म लिया, अब आजकल क्या हो गया कि बच्चे का जन्म जो है ना, पहले भी होता था, आजकल इसकी प्रवृत्ति कुछ ज्यादा हो गई कि बच्चे का जन्म 3 प्रकार से हो रहा है। ये मैं बात चल रही इसलिए बता रहा हूँ आपको कि कुछ जो सीड्स से पैदा होते हैं, है ना, वो शीर्षोद है। जो पर्श से पैदा होते हैं वो पृष्ठोद है, और जो हाथ से आता है वो उभय। मतलब जो व्यक्ति शीर्ष से पैदा हुआ और उसकी शीर्षोदय राशियां अगर बलवान है तो वो उस पर अच्छा प्रभाव डालती है। तो जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं पैरों से पैदा हुआ हूँ, पैरों की तरफ से पैदा, तो आप निश्चित मानिएगा कि उसका लगन आपको पृष्ठोदय मिलेगा। ये मैं आपको आगे क्लियर करूंगा, ठीक है। तो वो जो टाइम जिस समय पृथ्वी ने, अब उसको हमारे मतलब पृथ्वी जो है वो रिसिपेंट है, स्त्री है, और सूर्य जो है वो पुरुष है। तो जो रज है वो पृथ्वी है, और जो शुक्राणु है वो सूर्य है। और उसका जो मिलन का टाइम, यानी जिस समय बच्चा आया उस समय जब वो मिलन कर रहे थे, उसको हमारी लगन मान लिया गया। इसीलिए कुंडली का पहला भाव, कालपुरुष की कुंडली का पहला भाव जो है ना मेष राशि होती है, और सप्तम भाव शुक्र राशि होती है, शुक्र की तुला राशि होती है। यानी मेष और तुला, मेष जो है वो रज है और शुक्र जो है वो शुक्राणु है। तो रज का शुक्राणु से मिलन, वो हमारा लगन बनता है ना। इसीलिए उसको जो सप्तम में जो भाव होता है उसको अपोजिट कहते हैं, उस दोनों का मिलन, यानी कंप्लीशन हाउस भी कहते हैं उसको। हेलो, है ना। तो ये उसका कर्म कैसे हुआ, तो मैं राशि चक्र में उसको स्थापित करूंगा। तो ये आप इतना ही समझो कि जो पहला भाव है हमारा वो रज है, और जो सप्तम भाव है वो शुक्राणु है, और वो ही हमारी उत्पत्ति का माना है। तो वो टाइम हम नहीं मालूम कर सकते, इसलिए ये पृथ्वी से सूर्य के मिलन की एग्जैक्ट राशि, अंश, कला, विकला, घटी, पल के आधार पर उसका जो निर्णय होता है वही हमारा लग्न है, वही असेंडेंट है। इज इट क्लियर? अब हमारी उत्पत्ति हुई, हमने उत्पत्ति ली, तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे पहले एक शरीर प्राप्त हुआ, एक शरीर प्राप्त हुआ, एक देह, एक तन। लेकिन शरीर तो अपने आप में कुछ नहीं, निर्जीव चीज है। उसमें एक आत्मा का प्रवेश हुआ, परम पिता परमात्मा ने अपना अंश उसके अंदर डाला, वो परम आत्मा। अब शरीर और आत्मा दोनों बन गए, लेकिन जब शरीर और आत्मा बन गए तो उसकी लय हमेशा परमात्मा में रहेगी, यानी वो वापिस परमात्मा में जाने की प्रयास में रहेगा। उसको इस भौतिक जो जगत है, जो भौतिक जगत है, इसमें कोई भी प्रकार का लगाव नहीं रहेगा, न वो इनमें अनुरक्त हो पाएगा, तो वो अपूर्णता ही रही। तो उन भावों को, उन व्यवस्थाओं को, उन वस्तुओं को महसूस करने के लिए, उनको जानने के लिए हमारे में एक चीज और प्रस्तुत भगवान ने स्थापित की, वो है चित्त, वो है चित्त। तो जो पहला भाव है ये क्या क्या है, पहले तो है ये शरीर, तन, इसलिए इसको देह भी कहते हैं, इसको तन भी कहते हैं। पहला तो शरीर है। अब शरीर व्यापक रूप से इसमें है, तो शरीर के व्यापक रूप से स्थापित जितने भी अवयव हैं शरीर के, वो सब इसी भाव में आएंगे।
जैसे पूरी शरीर की स्कeleton यानी हड्डियों का ढांचा यहाँ आएगा, उसके ऊपर स्थापित मांस यहाँ पे आएगा, उसके ऊपर स्थापित अगर वृहत रूप में देखोगे तो खाल इसके ऊपर आएगी, जो मैद है वो इसके अंदर आएगी, और जो कोशिकाएं हैं जिसमें जीवरस होता है वो इसमें आएगा। यानी वृहत रूप से शरीर संपूर्ण कहाँ है, यहाँ पर। फिर उसके अंदर है, आप समझ गए, मतलब जितनी भी शरीर में ऐसी चीजें जो हर जगह उपलब्ध है, हर जगह जिसका प्रमाण है, वो यहाँ आएगा। पहले उसका आपको यहाँ विवेचन करना पड़ेगा। दूसरी है आत्मा। तो आत्मा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, आत्मविश्वास है, आत्मबल है, आत्मोत्सर्ग है, आत्मा की संतुष्टि के लिए किए जाने वाले कार्य है, आत्मा का बल है, आत्मा कितनी उसकी कौन से तत्व की प्रधानता लिए हुए है, वो सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, वो सब आपको, वो आत्मा यहाँ। और तीसरा है चित्त, प्रवृत्ति, आदतें, है ना। तो ये एक कंप्लीट क्या बना, हमारा शरीर, हमारी देह, इसलिए इसको तन भाव कहते हैं। अब आप देखिए, ये संपूर्ण भाव है, क्योंकि आप ये हैं, आप स्वयं ये हैं। प्रथम भाव मतलब यू, योर सेल्फ, माई सेल्फ, आई एम कंप्लीट, मतलब मैं हूं जो कुछ हूं। दिस, ये जो भावन है यही है सब कुछ। जो चीजें इससे आएगी वो यहाँ पहले आएंगी, इसकी ताकत आपको देखनी पड़ेगी। आप हमेशा, दिस इज द सीड ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का मूल, हर चीज का बीज। किसी भी विचार को करने के लिए सर्वप्रथम आपको इस भाव का विवेचन करना पड़ेगा, करना चाहिए। अगर आप इस भाव का विवेचन नहीं करते हैं तो आपका फलित उत्तम नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ घटना, जो कुछ प्राप्ति, जो कुछ त्याग, वट वो जो कुछ होगा वो इसको प्रभावित करे बिगड़ नहीं रह सकता। मेरे को धनी होना है तो लगन, मेरे को संतान चाहिए, मेरे को पत्नी चाहिए, मेरे को भाई चाहिए, मेरे को वैभव चाहिए, मेरे को मकान चाहिए, जो कुछ चाहिए वो मुझको चाहिए। किसको चाहिए, इस लगन को चाहिए। जो भी व्यक्ति आपके पास कुंडली लेके आया, तो सबसे पहले आपका धर्म बनेगा कि आप उसके प्रथम भाव का पूर्ण विवेचन करें, और उसके आधार पर ही बाकी भाव आपको प्रभाव देंगे, उनकी उत्पत्ति होगी। क्या वो उनका उपभोग, क्या वो योग बनता है उसके, क्या वो उनका उपयोग कर पाएगा, क्या उसके लिए वो शुभकर है या नहीं है। मैं आपको इस भाव पर इतना जोर इसलिए दे रहा हूं कि कोई भी आया, संतान योग है कि नहीं यार देखना, तो खट से एक आदमी क्या करेगा, पंचम भाव पे जाएगा, पंचमेश पे जाएगा, गुरु पे जाएगा, है ना। और पंचम ज्यादा ज्ञान है तो भावात भाव में लगा, पंचम से पंचम कर लेगा, और ज्ञानी है तो गुरु से पंचम कर लेगा, पर वो लगन लगने का विश्लेषण ही नहीं करेगा, वो लगन लगने का विश्लेषण ही नहीं करेगा। जबकि सबसे ज्यादा जो अब ये लगन लगने इस स्थिति में नहीं है कि संतानोत्पत्ति कर सके, तो पंचम भाव कितनी भी प्रयास कर ले, क्या संतान होगी, नहीं होगी। तो जो कुछ उत्पन्न करेगा ये करेगा। इसलिए शास्त्रों में क्या कहा गया है कि सब प्रथम व्यक्ति को अपने आप को विकसित करना चाहिए, अपने आप को मजबूत करना चाहिए, अपने आप को ताकतवर बनाना चाहिए, अपने आप को हर तरीके से बलवान बनाना चाहिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से और सात्विक रूप से, चारों प्रकार से आदमी को सर्वप्रथम स्वयं को बलवान बनाना चाहिए। कुछ लोग भगवान से ये लेके आते हैं किस्मत कि उनका लगन लगने दोनों बलवान होते हैं, कुछ लोगों में कुछ क्षीणता होती है। तो जब भी आप किसी का लगन देखें तो सबसे पहले कोई भी कुंडली का विवेचन करने के लिए इसका प्रथम भाव का विश्लेषण अत्यावश्यक है। अगर आपके पास कोई व्यक्ति कुंडली दिखाने आया और वो कोई पीड़ा से गुजर रहा है, आपको कुछ नहीं सूझ रहा, तो आप उसको लग्नेश का रत्न बता दो, लाभ ही करेगा, नुकसान हो ही नहीं सकता। लग्नेश का मंत्र बता दो, लगने से संबंधित चीजों का आहार बता दो,
लग्नेशी को धारण करना बता दो, लग्नेश से संबंधित वातावरण में रहना बता दो, लग्नेश से संबंधित मित्रों के साथ वार्तालाप बता दो, निवास बता दो। मतलब आप जो कुछ है ना सारी चीजों को लगने से रिलेट कर दो, लगन लगने से वो उत्तम फल मिलेगा ही। शास्त्र कहते हैं, समझ रहे हैं आप? तो ये पहला भाव, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं भूलनी चाहिए। कुंडली का जब भी मैं बार बार स्ट्रेस इस पे इसलिए ज्यादा दे रहा हूं कि जर्नली हर व्यक्ति को मैंने देखा है कि वो कुंडली आते ही संबंधित भाव पे चला जाता है, जबकि पहला काम होता है कि लगन लगने का विश्लेषण करे। किसी भी व्यक्ति का अगर लगने पंचमे से संबंध करता है तो वो संतान उत्पन्न करेगा ही। लग्नेश सप्तमे का संबंध है तो विवाह होने के 90% चांस है ही। लग्नेश अगर धन भाव में बैठा है तो धन उत्पन्न करेगा ही। समझ रहे मेरी बात को? मैं इसको इस भाव को आप बिल्कुल भी नहीं भूलें। मैं अब इसके कुछ कारकत्व हैं मैं बोलता हूं, आप लोग मनन मंथन करें। ये मेरा पहला भाव है, ये मैं हूं, वृहत रूप से मैं हूं, सूक्ष्म रूप से भी मैं हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही इस रात को चलाने वाला हूं, मैं ही इसमें जो शुभत्व अशुभत्व उसको पाने वाला हूं, मैं ही उनको प्रभावित करने वाला हूं, मेरा ही कर्म सब चीजों को उत्पन्न करेगा। यानी कि वॉट एवर मी माई सेल्फ, दैट इज फर्स्ट हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फोरमोस्ट, द मोस्ट इंपोर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज द फर्स्ट हाउस। ठीक है, तो इसके कारकत्व की जब बात करेंगे तो तन है, पूर्ण रूप से आपका शरीर है, आपका आत्मबल है, आत्मविश्वास है, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी है, आपके सुख दुख है, आपके मान सम्मान है, आपका यश अपयश है, आपका जवानी बुढ़ापा बालकपन है, आपके ऊर्जा है आपके अंदर, आपका तप है, आपके अंदर जोश जुनून है, आपके सारे शरीर के अवयव हैं, है ना, और वो सब आपके यहाँ आएंगे। और काल पुरुष की कुंडली में इस भाव को सिर का स्थान दिया गया है। क्यों दिया है वो मैं राशि चक्र में बताऊंगा। तो ये सिर भी आपका अगर इंडिविजुअली सिर का अगर आप विश्लेषण करोगे संपूर्ण शरीर के साथ साथ इंडिविजुअली सिर का, तो भी वो यहाँ से आएगा। ठीक है, और बाकी जितने भी भावों में जो कुछ है वो इसमें है, क्योंकि यही उनको उत्पन्न करेगा। ठीक है, ये फर्स्ट हाउस, पहला भाव। ये कारकत्व मैंने बोले, प्रसिद्धि है, लोकप्रियता है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस है, आपका फिजिकल आपका कॉम्प्लेक्शन है, आपकी बॉडी कैसी होगी, आपका रंग रूप कैसा होगा, आपका शरीर के अवयव जो अंग हैं उनके क्या वो हो क्या आकार प्रकार होगा, आपका स्ट्रक्चर क्या होगा बॉडी का, आपका बोलीवाणी क्या होगी, वो सब फर्स्ट हाउस, वो सब फर्स्ट हाउस है ना। चीजों से लाभ लेने की आपकी ताकत क्या होगी, आपकी इनर पावर क्या है, आपकी इनर विल क्या है, आपके अंदर जो जिसको हम देख नहीं सकते वो अंदर का जो ताकत है, आत्मबल जिसको कहेंगे, वो क्या है, वो फर्स्ट हाउस। तो साथियों, फर्स्ट हाउस को हर व्यक्ति को, हर ज्योतिषी को, स्वयं को भी पूर्ण विवेचन करना चाहिए। फिर उस विवेचन के आधार पर, विवेचन आगे कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा, कि उसमें देखो आप कि वो सतोगुणी है, सतोगुण की प्रधानता ज्यादा है, तमोगुण की प्रधानता ज्यादा है, या रजोगुण की प्रधानता ज्यादा है। तो जिस गुण की प्रधानता है, मैंने आपको बताया था तमो से रजो की तरफ और रजो से सतो की तरफ जाना है। यानी निरंतर निरंतर जो व्यक्ति तन का, मन का और आत्मा का उत्सर्ग करता है, विकास करता है, उसको बढ़ाता है, वो आदमी संसार के समस्त सुखों को प्राप्त करता है। वो संसार के समस्त सुखों को प्राप्त करने के लायक भी होता है, उत्तम जीवन प्राप्त करता है, उत्तम आयु प्राप्त करता है। तो
हे साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अपने लगने का पूर्ण विवेचन करें, उसी वातावरण में रहें, वैसी चीजों को धारण करें, वही चीज खाएं, तत्व संबंधित लोगों से मिलें, उसी वातावरण में रहें, वैसा ही आचार विचार को उत्पन्न करने की कोशिश करें और उसका मार्ग इस प्रकार तय करें कि आप जो है तमो से रजो, रजो से सतोगुण की ओर बढ़ें। ठीक है, तो वो ये सब चीजें प्रथम भाव। अब मैं पैदा हो गया, कोई व्यक्ति पैदा हो गया, ये उसको तन मिल गया, मन मिल गया। अब उसको होते ही सबसे पहले जो प्रोटेक्शन मिलता है, जो सहायता मिलती है, जो प्रोटेक्शन मिलता है, वो माँ भी नहीं दे पाती उस समय। सबसे पहले मिलता है सेकंड हाउस, कुटुंब, कि लोग कुटुंब के लोग उसको संभालते हैं। मैं अभी राशि की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, राशि आएगी तो मैं राशि के अनुसार बात करूंगा। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस क्या है, इसका बहुत बड़ा विश्लेषण करना चाहिए। ये इस हाउस की पहली रिक्वायरमेंट है। जैसे ही आप पैदा हुए, सबसे पहले आपको चाहिए खाना, भोजन चाहिए ना। सबसे पहले आपको कुटुंब मिला जिसने आपको प्रोटेक्ट किया। जैसे ही वो प्रोटेक्ट करेंगे, बच्चा रोएगा, उसको चाहिए खाना, खाना यहाँ फूड। जैसे ही वो बड़ा होगा, बॉयहुड, चाइल्डहुड, सेकंड हाउस। भाग्य नवम भाव, लेकिन भाग्य द्वितीय भाव। मैं यहाँ पे कारकत्व जो ले रहा हूँ बहुत ही उच्च श्रेणी के हैं, उसमें आप कभी भी ऐसे डिबेट मत हो जाना। हम प्रधानतः भाग्य भाव जो है नवम भाव देखते हैं, लेकिन भाग्य का जब आप विश्लेषण करोगे, आपको द्वितीय भाव का भी विश्लेषण करना चाहिए। तो कुटुंब, आपका ज्ञान, आप थोड़े बड़े हुए, उसके बाद आपको अच्छे बुरे का ज्ञान। अब यहाँ अच्छे बुरे का ज्ञान के साथ साथ वो ज्ञान जो आपको कुटुंब से विरासत के रूप में मिलेगा, जो आपकी आजीविका को प्रभावित करेगा। पहले के टाइम पे आजीविका जो है वो परिवार टू परिवार चलती थी, सबके स्पेसिफाइड वर्क थे और वही कर्म को आगे बढ़ाता था। आज इसका परिप्रेक्ष्य बढ़ गया, तो वो ज्ञान जो परिवार किससे मिलेगा, कुटुंब से। जैसे वातावरण में वो पैदा करेगा, वैसी चीजें उसके अंदर अपने आप आ जाएगी। अगर वो लोहार के परिवार में पैदा है तो लोहार का ज्ञान आ जाएगा, बड़े के पैदा हुआ है तो बड़े का, ब्राह्मण का पैदा हुआ तो ब्राह्मण का, और वैश्य के पैदा हुआ तो वैश्य। वट एवर वो जिस भी उसमें आया है, वो ज्ञान उसके अंदर ऑटो आएगा। तो ये ज्ञान, ज्ञान की प्रवृत्ति भी कह सकते हो। फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद धन, तो धन, ज्ञान, बुद्धि, आचार, चरित्र, खाना, मुख, मुख के अंदर की जिव्या, प्रसन्नता, सुशीलता, कोमलता। धन, यहाँ पे धन जो हम जमा करके रखते हैं, संग्रहित धन। संग्रहित धन दूसरा भाव, सातवां भाव, जिसको हम जमा करके रखते हैं। अब धन को किस किस रूप में रख सकते हो आप हीरे जवाहरात के रूप में रख सकते हो, आप स्टॉक वो शेयर के बारे में शेयर के रूप में रख सकते हो, आप एफडी के रूप में रख सकते हो, आप मोती माणक के रूप में रख सकते हो, है ना। आप धातु के रूप में रख सकते हो, आप सोना चांदी अन्य धातु के रूप में रख सकते हो। वो सब धन। यहाँ वाणी, बच्चा जब कुछ मांगता है, पैदा होता है, उसके बाद वो रोता है, तो वाणी, वाणी से सब कुछ उत्पन्न होना है। तो जिन व्यक्ति के द्वितीय भाव बलवान होता है, वो आदमी की वाणी प्रभावी होती है और वाणी से वो सब चीज उत्पन्न कर लेता है। तो उसको कर्म क्षेत्र भी हम जब बताते हैं तो बताते हैं वाणी की प्रधानता वाले कर्म क्षेत्रों में जाना। उसको टीचिंग लाइन है, प्रीचर, स्पीच, नोरेटर, नरेटर का काम करना चाहिए। तो आचार, चरित्र, सुशीलता, प्रसन्नता, धन, ज्ञान, वाणी, कुटुंब, मुख, भोजन, ये सब द्वितीय भाव।
ये सब भाग्य, धार्मिक चीजों में प्रवृत्ति, जो ट्रेडिशनल यानी जो उसके परिवार में धार्मिक प्रवृत्तियां है ना, उनका फॉलोअर, उनका वो सब यहाँ, उनमें विश्वास, कर्मकांड, मंत्रोच्चार, वेद वेदांत का ज्ञान प्राप्त करना, ये सब द्वितीय भाव। भाग्य में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, भाग्य द्वितीय भाव। ठीक है। अब एक सीमा के बाद बच्चा कुछ करना शुरू करता है, कुछ करता है, तो यहाँ पैदा हुआ, यहाँ उसको ये सब मिला, यहाँ जो जो चीजें उसको रिक्वायरमेंट थी वो मिली, खाना मिला उसको, वो बेसिक नॉलेज मिली जो कुटुंब से प्राप्त हो रही थी, है ना। उसको एक प्रोटेक्शन भी यहाँ है, संरक्षण, वो ये द्वितीय भाव को मृत्यु भाव भी कहा जाता है, मारक भी है। तो क्यों है वो मैं अभी पूरा कंप्लीट करने के बाद, तो मारक, ये मारक स्थान भी है। हमारा आचरण, हमारा सील, वो भी यहाँ है, प्रसन्नता, विश्वास, सुशीलता, वो सब यहाँ है ना। अब थर्ड हाउस, और बहुत सारे हैं, मैं अभी बहुत लिमिटेड ले रहा हूँ, एक एक के मैंने टोटल 11,000 कार्य करते हुए राशि, भाव और ग्रह के लिखे हुए हैं, और मैं आपको 11 के 11,000 का विश्लेषण करूंगा, और साइमल्टेनियसली धीरे धीरे। थर्ड हाउस ये जब बड़ा होगा तो क्या करेगा, पराक्रम, साहस, वीरता, कुछ कर गुजरने का जज्बा, लेखन, लिखाई, शक्ति, उत्साह, उमंग, डिजायर, होप, खेल कूद की प्रवृत्ति, ब्रह्मण, छोटी छोटी दूर, अब यहाँ घूमने लग गया नहीं है तो छोटी छोटी दूर में जाने छोटी छोटी दूर की यात्राएं, जोश, जुनून, ब्रेन लाइज हियर, दिस एंड दिस। तो जो ब्रेन एक्टिव, ये पैसिव दिमाग है, मैं आगे बताऊं, ये एक्टिव, आपका एक्टिव ब्रेन, एबिलिटी टू फाइट डे टू डे ऑब्स्टिकल्स, द सेंसेशन, द टेस्ट, स्वाद, भोजन कौन सा जो पराधीनता में पाया जाए वो भोजन, आभरण यानी आभूषण, दिव्य औषधियां नहीं, दिव्य औषधियां जो एक अलग इंपैक्ट रखती हैं, छोटी छोटी यात्राएं, छोटे भाई बहन, सिबलिंग, छोटे भाई बहन, जो जुनून, उत्साह, शक्ति, तेजी, है ना, फास्टनेस, आर्टिस्टिक टेस्ट, हमारी सारी इच्छाएं, ड्रीम्स एंड डिजायर, होप्स, हॉबीज, है ना, जो भी हमारी हॉबीज हैं वो, बैड थॉट्स या गुड थॉट्स हियर, सोच, यहां से पढ़ने के प्रति प्रवृत्ति या किसी कार्य को करने के प्रति प्रवृत्ति, थर्ड हाउस, इंक्लाइनेशन टू एजुकेट, टू नॉलेज, दैट इज दिस, विघ्न बाधाओं को लड़ने की ताकत, वो सब यहाँ थर्ड हाउस। हमारे शरीर का कान, सेकंड हाउस से हम आंख भी देखते हैं, स्पेसिफिकली अगर बात करें तो सेकंड हाउस से आंख भी देखी जाती है, जो हमारी राइट आई है वो सेकंड हाउस, इसमें भी थोड़ा सा आगे विवेचन है कि स्त्री में इसको उल्टा किया जाता है, तो ये सूर्य रिप्रेजेंट करता है, ये चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो थर्ड हाउस क्या है, हमारे गिरवा, ये जो नाड़ है, जो हमारा डायफ्राम जहां से शुरू होता है वो है थर्ड हाउस। ब्रेन, मेमोरी, ब्रेन एंड मेमोरी, लिखाई, लेखन की विधि, है ना, ये सब चीजें, पढ़ने के प्रति लगाव, देव स्थान, मंदिर, देवताओं के प्रति लगाव, थर्ड हाउस, बहुत महत्वपूर्ण हाउस थर्ड हाउस,
महत्वपूर्ण सारे ही हैं। थर्ड हाउस हमारा कॉशियस माइंड, थर्ड हाउस हमारा एक्टिव माइंड, थर्ड हाउस ब्रेन लाइज हियर, इंक्लाइजेशन फॉर नॉलेज, पढ़ने की प्रवृत्ति की तरफ झुकाव, ये फोर्थ हाउस जो है, ये सब चीजें मिलने के बाद आदमी पैदा हुआ, शिक्षा ली उसने, क्योंकि वो पारिवारिक शिक्षा को ही बढ़ाता था, उसी से फिर धन उत्पन्न करता था, धन उत्पन्न करने के बाद वो लगातार पराक्रम करता था, और ये प्राप्त होने के बाद वो किसकी कामना करता था कि मेरे को आराम मिले, कंफर्ट मिले। तो फोर्थ हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये जो हमारा केंद्र है उसका दूसरा भाव।